अभय दुबे जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, आप प्रधानमंत्री की ओर से रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, तो वो भी कांग्रेस पार्टी की आंखों में इतना क्यों चुभ रहा है? रोजगार के मुद्दे पर तो आपको वेलकम करना चाहिए सरकार का, इस पर भी सियासत क्यों? अभय दुबे जी। चित्रा जी, नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार ने बताया है 9,80,000 पद, सरकारी पद खाली हैं। अभी दिसंबर 2022 में लोकसभा में ये जवाब दिया है। सबसे ज्यादा अमित शाह साहब के गृह मंत्रालय में खाली हैं 1,43,000 पद, रेलवे में 2,93,000 पद, रेवेन्यू में 80,000 पद, डिफेंस, सिविल डिफेंस में 2,46,000 पद खाली हैं। जिन पदों को भर्ती करने की ये बात कर रहे हैं उसमें असम राइफल के 6,000 पद खाली हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 23,000 पद खाली हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स के 11,000 पद, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 27,000 पद, एक के बाद एक रिक्तियां हैं। हाँ। कैसे गवर्नेंस होगा? तो उसी को भरने की कोशिश तो की जा रही है रोजगार मेले के जरिए। वही तो कवायद है कि लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया जाए। इसको रोजगार मेला मत कहिए, फिर ये पाप धोने की प्रक्रिया कहिए। इतने समय से अगर ये पद रिक्त हैं तो गवर्नेंस का क्या हाल होगा? और मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, ये जो पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें ये रिजर्वेशन नहीं देने वाले हैं, तो 1,60,000 पद जो शेड्यूल कास्ट के हैं, 99,000 जो शेड्यूल ट्राइब के हैं और 1,98,000 पद ओबीसी के हैं, ये उसमें से समाप्त हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी किसने परोसी? आपकी सरकार ने, हमने नहीं बोला। उन्होंने कहा कि 45 वर्षों की सबसे भीषणतम बेरोजगारी है। और आखिरी बात कहता हूं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट है उसके डेटा बहुत चौंकाने वाले हैं। उसमें 15 से 19 साल के 74.84% बेरोजगारी है, 20 से 24 साल की 48%, 25 से 19 साल की 15%। क्या बदहाली कर दी आपने? जो विश्व का सबसे युवा देश कहा जाता है उसके युवाओं को सबसे ज्यादा छलने का काम आपकी सरकार कर रही है। और ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी युवाओं को छलने का काम कर रही है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके अब यहां पर अपने पीआर स्टंट के जरिए जिनका प्रमोशन हुआ है उनको भी शामिल करा लिया जा रहा है। रोजगार के मुद्दे पर क्या जवाब है कांग्रेस पार्टी के लिए आपका? देखिए, जो कौन स्टंट कर रहा, कौन सत्य, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय क्या बोले? 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। हम 2023 में बैठे हैं, 45 साल 1978 से होते हैं ना जनाब। 1991 में सोना गिरवी रख दिया गया था, रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ था, देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पे आ गई थी, प्रचंड बेरोजगारी थी। याद है आपको कितनी थी रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 14%, 16%, रेट ऑफ ग्रोथ 0। गजब ऐसा कुछ भी बोल देंगे अनाप शनाप आकर कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी और ये वो। अरे भाई, फैक्ट पे बात करिए, यथार्थ पे बात करिए। आज की डेट में यदि आपको इस बात को लेकर किसी प्रकार का संशय है तो मैं एक एथेंटिक बात कहता हूं। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, यानी कर्मचारी भविष्य निधि। इसमें क्या होता है कि कर्मचारी बनेगा तभी तो भविष्य निधि में पैसा डालेगा। ईपीएफओ होता है, यानी जिसमें कि इंप्लॉयर भी पैसा डालता है और इंप्लॉय भी पैसा डालता है। तो जब वो ईपीएफओ का डाटा ये कहता है कि 2021-22 में 1,29,00,000 लोगों ने का ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ था। कैसे शुरू हो गया? मगर क्या कोई अपने आप को ही इंप्लॉयर डालने लगा उसमें पैसा और अपना इंप्लॉय पैसा डालने लगा? यह आंकड़ा दिखाने की जरूरत ही नहीं। मैं तो बात कह रहा हूं ना, जब देश का सोना गिरवी रख दिया गया, क्या बचकानी बात करने लगते, फिर कहते हैं कि साहब आंकड़ों की बात ये वो। अरे अभी याद करिए 2013 में कितना था रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 13-14% था। आपकी सरकार का आंकड़ा बता रहा हूं, 2004 से 10 के बीच में केवल 27 लाख रोजगार सृजित हुए थे। 27 लाख। और जबकि रेट ऑफ ग्रोथ आपने 8% दिखाई थी। इसी कारण से बाद में नोटबंदी करनी पड़ी। और आज का मैं यथार्थ बताता हूं, जो स्टेट एम्प्लॉय इंश्योरेंस होता है उसमें यदि 1 करोड़ से अधिक लोगों ने ऐड किया है तो कैसे ऐड कर लिया भाई? और जो मैंने कहा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कैसे पैसा इंक्लूड हो रहा है भाई? मगर उसके बाद आप कह रहे हैं, हाँ ये मैं मानता हूं कि कोविड के बाद जो दौर था महंगाई और बेरोजगारी का,
अब हम उसमें से निकलने में सफल हुए हैं। पिछले 2 वर्ष थे चुनौतीपूर्ण, और मैं याद दिलाना चाहता हूं 2017 में एक दौर में हम 3.5% तक भी बेरोजगारी की दर लाने की बात की। तो आंकड़े पे बात करिए तो आंकड़े पे बात करिए, यथार्थ पे बात करिए तो जो मैंने उदाहरण दिया, सहज बुद्धि से आपके करोड़ों दर्शकों में से कोई भी समझ सकता है कि जब देश का सोना गिरवी रख दिया गया, ध्वस्त अर्थव्यवस्था हो गई, 2-2 बार अवमूल्यन हो गया, उससे बुरी स्थिति आज की डेट में है, यह कहना सिर्फ हास्यास्पद नहीं है, ये शरारतपूर्ण है। और ये देश के, और दूसरा इन्होंने विनिवेश की बात जल्दी से जी, विनिवेश किसने शुरू किया था? पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट किसने शुरू किया था? ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर, जब वो नरसिम्हा राव की सरकार में गृह मंत्री थे, क्योंकि आपने यह निर्णय लिया था कि भारी भारी संख्या में जो हजारों करोड़ के घाटे में पीएसयूज चल रहे हैं, उनको खुली अर्थव्यवस्था की तरह आपने, मतलब जो किया आपने, हमसे कह रहे हैं कि साहब वो आगे बढ़ रहा तो गड़बड़ हो रहा। मैं पूछना चाहता हूं, आप कहिए कि आपने नहीं किया था प्राइवेटाइजेशन। सरकार के लिए मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं एक एक करके उन आंकड़ों पर आपसे जवाब लूंगी। आप तथ्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं अभय दुबे जी, उन्होंने कहा है कि रोजगार के मामले में सरकार ने बीते 9 सालों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो आंकड़ा बता रहा है। और इसी के साथ सिर्फ अगर रोजगार मेले की मैं बात करूं तो 10 महीने में 5 लाख युवाओं को रोजगार के नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। अभय दुबे जी। चित्रा जी, ये मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, इसका अर्थ है आज तक पर भी आरोप लगा रहे हैं, इंडिया टुडे पर भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार की संस्था की खबर थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO आज तक लिख रहा है, आज तक के नौकरी सर्वेक्षण में बेरोजगारी की दर 6% से अधिक बढ़ोतरी, 45 साल के उच्चतम स्तर पर महोदय, 45 साल। हम नहीं कह रहे हैं, सरकार की रिपोर्ट जो छुपा दी थी चुनाव के समय आपने, वो डेटा लीक हुआ और बाद में जारी करने पड़ी। आपने अभी EPFO का जिक्र किया, इस बार की मंथली रिपोर्ट नहीं देखी आपने क्या? EPFO की मंथली रिपोर्ट बता रही कि 12.5% की गिरावट आई है, और 1 मिलियन से अधिक वो लोग हैं जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन कराया है। अर्थात वो पहले से कहीं थे, उसके बाद उस EPFO के अकाउंट में फिर से रजिस्ट्रेशन कराया। मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट पड़ी RBI की, उसने बताया है कि ये जो नोटबंदी का काला कानून लेकर आए थे, उससे इस हिंदुस्तान के MSME पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट उसके कारण बढ़ा, और 60 लाख MSME परमानेंट रूप से बंद हो गए। जो आप चीन से $100 बिलियन का इंपोर्ट करने लगे ना, उसने भी भारत के बाजार को तबाह कर दिया है। वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़ी है, आप तो खुद सांसद हैं, पढ़िए, उसमें लिखा है उन्होंने कि गैर जरूरी चीजें भी जो चीन से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके कारण हिंदुस्तान के रोजगार और व्यापार तबाह हो गए। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, हम लगातार आंकड़ा भी दिखा रहे हैं, मूड ऑफ द नेशन का क्या रहा है। रोजगार को 24% लोगों ने माना है कि इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, 24%, और महंगाई 24%। इसी के साथ अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2014-15 से 2021-22 के बीच 22 करोड़ लोगों ने नौकरी केंद्र में पाने के लिए आवेदन किया था। यह 2021-22 का मैं आंकड़ा दे रही हूं, और 8 सालों में सिर्फ 7,22,311 लोगों को नौकरी मिल पाई। हालांकि बात की अगर 10 महीने आज से बीते 10 महीनों का हम देख लें तो उसमें 5 लाख लोगों को रोजगार जरूर मिला है। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है सुधांशु त्रिवेदी जी, क्योंकि बार बार वो 2 करोड़ नौकरियों की याद आपको दिलाया जाएगा। और यहां पर हम दिखा भी रहे हैं दोनों ही सरकारों का कंपेयर करके कि यूपीए और एनडीए में क्या स्थिति रही थी, किसने कितनी नौकरियां यहां पर जनरेट की। ये देखिए आपके सामने है, 2004 से 2013 तक 6 लाख नौकरियां यूपीए सरकार में, एनडीए में 2014 से लेकर 2023 तक 9 लाख नौकरियां। दोनों को कंपेयर करेंगे तो एनडीए यकीनन 9 सालों में भारी पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों के साथ। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, जो वादा किया था उस वादे पर तो पूरी तरह से अभी नहीं उतरी है सरकार। सुधांशु जी, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए, हमने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार के अवसर, ये हर चीज को सिर्फ नौकरी से क्रिएट करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर 140 करोड़ के देश में मान लीजिए वर्किंग पॉपुलेशन 80 करोड़ है, और आप कहें कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां क्रिएट होंगी, और एक परिवार में ऑन एन एवरेज 4.9 है भारत में रेशियो, यानी 5 लोग होंगे, तो मतलब जितनी संख्या उससे ज्यादा नौकरी करने वाले होंगे, तो नौकरी देने वाला कौन होगा भाई? स्वरोजगार के अवसर नहीं। हां, बता रहा हूं, 34 करोड़ लोगों ने मुद्रा योजना में लोन लिया है, और उस 34 करोड़ में 8.5 करोड़ ऐसे जिन्होंने पहली बार लिया है। तो यदि आप ये मान लें कि उस 34 करोड़ में जिन्होंने लिया है, केवल सबको मत मानिए कि उन्होंने जितना भी लिया होगा, अगर आप 2/3 मान लें,
तो इसका मतलब 20-22 करोड़ लोगों ने तो रोजगार का कोई ना कोई अवसर क्रिएट हुआ होगा। अब मैं एक और इसीलिए बात कहना चाहता हूं, अभय जी ने देखिए कम से कम यह बात कही कि ईपीएफओ के डाटा में जो ये डाटा दे रहे हैं कि अगर महीने में 12% की बढ़ोतरी आई, बहुत सही घटोत्तरी आई, अरे कम हो गया साहब, बढ़ोतरी आई तो कोई वो नहीं। अरे मतलब अगर किसी ने ईपीएफओ में आपको लगता है कि 12% लोगों ने एक महीने में विड्रॉ किया, तो आपने उसी आंकड़े के आधार पर कहा कि इसका मतलब उन लोगों को इस महीने में उनकी नौकरी गई या नौकरी में कंटिन्यू नहीं किए। मगर जब इंक्लूड किया 1.5 करोड़ तो नहीं वो आई नहीं, वो तो कहीं नहीं आई थी, इसलिए मैं कह रहा हूं। और हाँ। जनाब एनएसएसओ के डाटा की आप बात कर रहे हैं, क्या एनएसएसओ का डाटा 50 साल पहले होता था इंप्लॉयमेंट का? मैं पूछना चाहता हूं, क्या रोजगार का डाटा 1970 का है? नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं जब आप आंकड़े की बात करें तो आप लोगों को फैक्चुअल होकर बात करना चाहिए। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, जब ये लोग इस प्रकार की बात करते हैं तो मैं यह भी बात बताना चाहता हूं, कुछ चीजें बहुत साफ होती हैं। यदि 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है तो वो कौन बना रहा है? आज कोई आसमान से जिन्न आके तो बना नहीं रहे। और जितनी सड़कें बन रही हैं उन पे आपने क्या सन्नाटी सड़कें देखी हैं कि चलते हुए लोगों को देखा? ठीक है, मैं छोटी सी बात, 4 करोड़ अगर आवास बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये कौन बना रहा है? इसमें कोई रोजगार सृजित नहीं हो रहा है। यदि 70 एयरपोर्ट थे 150 हो गए, तो ये 80 एयरपोर्ट किसने बनाए? ठीक है।